अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कंसेप्ट पढ़ा था। ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने एसिड और बेस की वजाहत की थी। ब्रॉन्स्टेड-लोरी के मुताबिक एसिड ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं और बेस ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। और फिर ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने चंद ऐसे कंपाउंड को भी वाज़े किया जो एसिड और बेस का किरदार अदा कर रहे थे। और फिर ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने ये कहा कि जब किसी ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस का रिएक्शन कराया जाता है तो इन दोनों के दरमियान होने वाला जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो वापस रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं। और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते हैं तो जो चीज़ पहले एसिड का किरदार अदा कर रही थी, एसिड से बनने वाली जो चीज़ है वो रिवर्स रिएक्शन में बेस का किरदार अदा करती है और ऐसे बेस को उन्होंने कॉन्जुगेट बेस का नाम दिया। और बेस से जो चीज़ बनती है वो एसिड का किरदार अदा करती है और ऐसी चीज़ कॉन्जुगेट एसिड कहलाती है। ब्रॉन्स्टेड-लोरी के कंसेप्ट की ख़ास बात ये थी कि इन्होंने चंद कंपाउंड ऐसे भी डिस्कवर किए जो एसिड और बेस दोनों का किरदार अदा कर रहे थे और ऐसे कंपाउंड को उन्होंने एम्फोटेरिक कंपाउंड का दर्जा दिया। लेकिन एक साइंसदान जिसका नाम था जी.एन. लेविस नामी साइंसदान ने ब्रॉन्स्टेड-लोरी के कंसेप्ट के अंदर चंद नकाइस मालूम किए, चंद डिफेक्ट मालूम किए, जिसकी वजह से जी.एन. लेविस ने ब्रॉन्स्टेड-लोरी के कंसेप्ट को रिजेक्ट किया। और वो डिफेक्ट क्या था कि जी.एन. लेविस ने चंद कंपाउंड ऐसे डिस्कवर किए जो नेचुरली एसिड और बेस का किरदार अदा करते थे, लेकिन वो ब्रॉन्स्टेड-लोरी के कंसेप्ट के ऊपर पूरा नहीं उतर रहे थे। जैसा कि जी.एन. लेविस ने कहा कि सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 ये एक एसिड का किरदार अदा करता है, लेकिन ये कभी भी प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, नॉट डोनेट प्रोटॉन, लेकिन फिर भी एसिड का किरदार अदा कर रहा है। फिर दूसरा कंपाउंड था कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बेस का किरदार अदा करता है, लेकिन ये कभी भी प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये नेचुरली एसिड और बेस का किरदार तो अदा करते हैं ये कंपाउंड, लेकिन ये लोरी ब्रॉन्स्टेड के कंसेप्ट के ऊपर पूरा नहीं उतरते, जिसकी वजह से जी.एन. लेविस ने ब्रॉन्स्टेड-लोरी के कंसेप्ट को इन कंपाउंड की बुनियाद पर रिजेक्ट किया। और रिजेक्ट करने के बाद जी.एन. लेविस ने खुद एक और एसिड और बेस का कंसेप्ट पेश किया जिसे नाम दिया जाता है लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इस कंसेप्ट के दो बुनियादी मकासद थे। पहला मकसद ब्रॉन्स्टेड-लोरी के कंसेप्ट के अंदर मौजूद नकाइस को ख़त्म करना, दूसरा मकसद कि एसिड और बेस की वजाहत करने के लिए एक पुख्ता और मुस्तनद कंसेप्ट पेश करना ताकि एसिड और बेस की वजाहत हो सके। और जी.एन. लेविस ने ये कंसेप्ट पेश किया था 1923 के अंदर। 1923 के अंदर जी.एन. लेविस नामी साइंसदान ने ये कंसेप्ट पेश किया और इस कंसेप्ट को पेश करने के लिए जी.एन. लेविस ने एक बुनियादी असूल बनाया। और वो बुनियादी असूल क्या था कि अगर हम किसी एसिड और बेस की पहचान करना चाहते हैं तो एसिड और बेस की पहचान की जा सकती है इलेक्ट्रॉन पेयर की बुनियाद पर। और वो इलेक्ट्रॉन पेयर, तो जी.एन. लेविस ने कहा कि अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है तो वो एसिड या बेस कहलाएगा। तो जी.एन. लेविस ने एसिड और बेस की वजाहत इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेट होने या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्ट होने की बुनियाद पर की। तो जी.एन. लेविस के मुताबिक एसिड वो कंपाउंड कहलाते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है
वो एसिड कहलाता है अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट। तो लेविस के मुताबिक जो चीज़ इलेक्ट्रॉन का पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करेगा वो कंपाउंड एसिड कहलाएगा। और लेविस के मुताबिक जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा वो बेस कहलाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देगा वो कंपाउंड बेस कहलाएगा। और वो जो कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल की शक्ल में भी हो सकता है या आयन की फॉर्म में भी हो सकता है, और वो बेस कंपाउंड की शक्ल में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल की शक्ल में भी हो सकता है या आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है। तो लेविस के मुताबिक जो चीज़ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करे वो एसिड, और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करे वो बेस कहलाता है। ये था जी.एन. लेविस का एसिड और बेस के हवाले से नज़रिया। फिर उसने मिसाल से वजाहत भी की कि कौन से कंपाउंड इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल करते हैं और कौन से कंपाउंड इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं। तो उन्होंने वजाहत की एक मिसाल से, और वो मिसाल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, अमोनियम आयन का बनना, या अमोनियम रेडिकल भी कह सकते हैं आप। तो अमोनियम रेडिकल या अमोनियम आयन का बनना वजाहत करता है लेविस एसिड और लेविस बेस के कंसेप्ट की। अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव इसका फार्मूला है। तो अमोनियम आयन या अमोनियम रेडिकल की मदद से हम लेविस एसिड और लेविस बेस की कंसेप्ट की वजाहत कर सकते हैं। अमोनियम रेडिकल दरअसल बनता है जब अमोनिया रिएक्ट करता है प्रोटॉन के साथ। प्रोटॉन मींस हाइड्रोजन आयन के साथ। तो जब अमोनिया प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है NH4 पॉजिटिव अमोनियम रेडिकल। ये चीज़ आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं जब आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की वजाहत करते हैं। अगर हम बात करते हैं उसी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की मदद से हम लेविस एसिड और लेविस बेस के कंसेप्ट की अच्छी तरीके से वजाहत कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, अमोनिया का फार्मूला है NH3। अमोनिया बेसिकली दो एलिमेंट पर मुश्तमिल है, एक नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का सिंबल N है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक मास इसका 14 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p3, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक ख़ुद को स्टेबल करता है। और ऑक्टेट रूल कहता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसके वैलेंस शेल में 5 हैं। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के सिंबल के ऊपर डॉट से शो कराते हैं और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम, के किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को उस एलिमेंट के सिंबल के ऊपर डॉट या क्रॉस से शो करना लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम कहलाता है। फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल H है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s1, तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ख़ुद को स्टेबल करने के लिए डुप्लेट रूल पर अमल करता है। डुप्लेट रूल कहता है कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो नाइट्रोजन भी स्टेबल होना चाहता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, हाइड्रोजन भी स्टेबल होना चाहता है अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, एक और हाइड्रोजन आएगा वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा और एक और हाइड्रोजन आकर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। अगर यहाँ देखा जाए तो नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं और हर हाइड्रोजन का डुप्लेट भी पूरा हो रहा है, तो इस नतीजे में बन जाता है अमोनिया NH3।
तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन आकर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो NH3 बनेगी। लेकिन NH3 में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा जोड़ा भी मौजूद है जो हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं हो रहा। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कहलाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बाकी इलेक्ट्रॉन के जो जोड़े नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं वो जोड़े कहलाते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये है NH3। फिर अगर बात करते हैं प्रोटॉन की, प्रोटॉन उस वक्त बनता है जब नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसे डुप्लेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। लेकिन जब कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेता है तो हाइड्रोजन के पास पहले एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जब वो H+1 की शक्ल में होता है। तो जब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की शक्ल में होता है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन वो हासिल करता है नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है हाइड्रोजन को। जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करता है, शेयर करता है, तो इस नतीजे में बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक एरो हेड से शो किया जाता है और वो एरो हेड मूव करता है फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। डोनर वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड या वो आयन कहलाता है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है। तो इस रिएक्शन में NH3 डोनर का किरदार अदा कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर का किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है और इस नतीजे में बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की जो बेसिक पहचान है वो है एक एरो, और वो एरो शो किया जाता है फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। और सेकंड जो इसकी पहचान है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, कि ओवरऑल मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई जाती है। अब रिएक्टेंट देखे जाएं तो रिएक्टेंट हमारे पास 2 हैं, NH3 और H पॉजिटिव आयन, लेकिन नतीजे में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल CpC है। तो इस नतीजे में जो सिंगल CpC बनती है उसे कहते हैं अडक्ट। व्हेन 2 reactant react with each other and coordinate covalent bond is formed, then single product is formed which is called adduct। अब इस रिएक्शन में देखें तो NH3 लोन पेयर डोनेट कर रहा है और लेविस के मुताबिक जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल लोन पेयर डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है। तो NH3 इस रिएक्शन बेस कहलाता है। तो NH3 इस रिएक्शन में बेस का किरदार अदा कर रहा है। और लेविस कंसेप्ट के मुताबिक जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल या जो आयन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो एसिड कहलाता है। तो इस रिएक्शन में जो H पॉजिटिव आयन है वो एसिड का किरदार अदा कर रहा है। तो जब भी कोई लेविस एसिड और लेविस बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है और इस नतीजे में जो प्रोडक्ट होता है वो सिंगल कहलाता है और सिंगल प्रोडक्ट अडक्ट कहलाता है। तो जो चीज़ इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करे वो बेस और जो एक्सेप्ट करे वो एसिड। तो लेविस एसिड ने कहा, लेविस नामी साइंसदान ने कहा कि जब भी लेविस एसिड और लेविस बेस रिएक्ट करते हैं तो उनके दरमियान हमेशा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही बनता है। तो ये इसकी ख़ास बात यही है कि जब भी लेविस एसिड और लेविस बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक सिंगल CpC होगा। फिर उसके बाद लेविस ने एसिड और बेस की पहचान करने के लिए चंद प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब की एसिड और बेस की, जिसकी मदद से ये मालूम किया जा सकता है कि कौन से कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और कौन से कंपाउंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेविस एसिड कि लेविस एसिड की खसूसियात क्या होनी चाहिए
कि उनमें ऐसा क्या होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है लेविस एसिड की, जिससे हमें मालूम हो सकता है कि वो लेविस एसिड है या नहीं है, तो लेविस एसिड के मुताबिक यानी कि जीएन लेविस के मुताबिक कि जो कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम रखता है और उसके सेंट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, मतलब जो भी कंपाउंड है, जो भी मॉलिक्यूल है, अगर उसका मरकज़ी एटम इलेक्ट्रॉन की कमी का शिकार है, तो जो कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल अगर उस मॉलिक्यूल का मरकज़ी एटम इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना कर रहा है, तो वो एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करेगा और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करते हुए वो लेविस एसिड का किरदार अदा करेगा। जैसा कि बात करते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड की, कि बोरान ट्राइफ्लोराइड को अगर देखें तो बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 का जो सेंट्रल एटम है वो बोरान है, और बोरान के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अनस्टेबल है। ख़ुद को स्टेबल करने के लिए ये ऑक्टेट रूल पर अमल करता है, लेकिन ऑक्टेट रूल कहता है कि वैलेंस शेल में 8 होने चाहिए, लेकिन इसके वैलेंस शेल में 6 हैं। तो ख़ुद को स्टेबल करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा किसी भी ऐसे कंपाउंड से जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देने की सलाहियत रखता होगा। तो लेविस एसिड के मुताबिक जब भी किसी कंपाउंड के मरकज़ी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करेगा वो लेविस एसिड कहलाएगा। जैसे कि इसकी एक और एग्जांपल है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को देखा जाए तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का जो सेंट्रल एटम है वो क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए भी इसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके लेविस एसिड का किरदार अदा करेगा। फिर उसके बाद जो दूसरी पहचान बताई लेविस एसिड के हवाले से जीएन लेविस ने, वो ये है कि जितने भी केटाइन हैं, केटाइन मतलब पॉजिटिव आयन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज रखने वाले जितने भी एटम हैं, जितने भी आयन हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन कबूल करने का रुझान रखते हैं, और ऐसे कंपाउंड लेविस एसिड का किरदार अदा करते हैं। जैसे कि अगर इसी एग्जांपल में देखा जाए H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन, ये एक केटाइन है और इसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कबूल करता है और एसिड का किरदार अदा करता है। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज रखने वाले आयन हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और वो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं और लेविस एसिड का किरदार अदा करते हैं। फिर उसके बाद लेविस ने लेविस बेस की प्रॉपर्टीज़ को भी वाज़े किया कि कौन से कंपाउंड लेविस बेस का किरदार अदा करते हैं। तो जो सबसे पहली पहचान है कि जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिन पर कोई चार्ज ना हो, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है, तो जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं अगर उनके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो किरदार अदा करेंगे लेविस बेस का। क्योंकि जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं अगर उनके मरकज़ी एटम के अंदर अगर उनके मरकज़ी एटम के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने की सलाहियत रख सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने की सलाहियत रखता है वो लेविस बेस कहलाता है। अगर इसी मिसाल पर गौर करें तो NH3 में जो नाइट्रोजन है ये सेंट्रल एटम है, और इस सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है जिसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली प्रोटॉन को देता है और बेस का किरदार अदा कर रहा है। तो जितने भी सेंट्रल एटम हैं अगर उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं तो ऐसे कंपाउंड लेविस बेस का किरदार अदा करते हैं। जैसे कि NH3 हो गया या वाटर हो गया। वाटर में जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है, इसके पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और लेविस बेस का किरदार अदा करता है। या अल्कोहल हो गए, अल्कोहल में अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी लेविस एसिड का किरदार अदा करता है। या जितने भी अमाइंस हैं,
अगर अमाइंस की बात करते हैं तो अमाइंस RnH2, तो इसमें भी नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इजीली डोनेट करता है और लेविस बेस का किरदार अदा करता है। जो दूसरी पहचान है लेविस बेस की वो है जितने भी अनाइन है, अनाइन मीन्स नेगेटिव चार्ज आइन, कि जितने भी नेगेटिव चार्ज रखने वाले आइन हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं और वो इलेक्ट्रॉन देकर लेविस बेस का किरदार अदा करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं Cl-1 की क्लोराइड आइन, क्लोराइड आइन में जो क्लोरीन है उस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट कर सकता है। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज रखने वाले आइन हैं, जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने हासिल किया हुआ होता है वो इलेक्ट्रॉन वो आसानी से किसी को दे भी सकते हैं और देकर लेविस बेस का किरदार अदा करते हैं। जैसा कि हाइड्रॉक्सल आइन हो गया, OH नेगेटिव आइन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिया होता है और जो इलेक्ट्रॉन इसने लिया है वो किसी को डोनेट भी कर सकता है। या साइनाइड आइन Cn-1, साइनाइड आइन Cn-1, तो Cn-1 जो है वो साइनाइड आइन की पहचान है और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो ये इजीली किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ है जिनकी बुनियाद पर हम लेविस एसिड और लेविस बेस की पहचान कर सकते हैं। फिर लेविस एसिड बेस के कंसेप्ट की मज़ीद वजाहत करते हैं एक और मिसाल से, और ये भी आप 9th में पढ़ चुके हैं कि फॉर्मेशन ऑफ या रिएक्शन बिटवीन BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड एंड NH3 अमोनिया। अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड के दरमियान होने वाला रिएक्शन भी लेविस एसिड और बेस की मज़ीद अच्छी तरीके से वजाहत कर सकता है। अगर हम बात करते हैं NH3 की, तो NH3 को पहले भी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि NH3 जब हाइड्रोजन के 3 एटम नाइट्रोजन के एक एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो उस नतीजे में बनता है NH3। और जो NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है और इस लोन पेयर की वजह से जो पूरा का पूरा NH3 है ये किरदार अदा करता है लेविस बेस का, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। फिर अगर हम बात करते हैं BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड की, तो बोरान ट्राइफ्लोराइड बना होता है 2 एटम से, बोरान और फ्लोरीन। बोरान का जो सैंपल है वो B है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 5 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डॉट से शो करा रहा हूँ। फिर फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 1s2 2s2 2p5। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये भी ऑक्टेट रूल पर अमल करता है और इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो 3 फ्लोरीन के एटम बोरान के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जैसे कि एक फ्लोरीन, अब फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 क्रॉस लगा दें, जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो बोरान के साथ शेयरिंग कर रहा है। फिर एक और फ्लोरीन आएगा, वो भी इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और एक और फ्लोरीन आएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो इस नतीजे में अगर देखा जाए तो हर फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो हर फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, यानी कि फ्लोरीन स्टेबल हो रहा है। लेकिन अगर बोरान को देखा जाए तो बोरान के पास पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब वो फ्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है तो बोरान के पास हो जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब अभी भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसे अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए NH3 के साथ रिएक्ट करेगा। तो जो NH3 है इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये बोरान BF3 के साथ रिएक्ट करेगा और अपना लोन पेयर जो है वो डोनेट कर देगा बोरान को और इस नतीजे में बन जाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना है कि हमेशा नाइट्रोजन को ही आपने बोरान के बिल्कुल सामने रखना है, फ्लोरीन को पहले नहीं लेकर आना, क्योंकि नाइट्रोजन ही बोरान को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इस नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है और जो
प्रोडक्ट बनता है वो सिंगल CpC होता है, इसे एडक्ट कहते हैं। इस रिएक्शन में NH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये बेस है, और BF3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एसिड है। और लेविस एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उस नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो सिंगल प्रोडक्ट होती है, इसे एडक्ट कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।